नमस्कार साथियों, बंधन अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से एसएसटी का प्रैक्टिस करेंगे, यानी एसएसटी की प्रैक्टिस लगाएंगे। हमने 60 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपको एनसीईआरटी बुक से सॉल्यूशन डेली मिल ही रहा है, यानी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन पर वीडियो आपको मिल रही है डेली। और अब हमने प्रैक्टिस लगाना भी शुरू कर दिया है। हमने 60 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। ये देखो, आप प्रश्न देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं, इनकी सारे सबकी प्रैक्टिस लगा ली है। तो अब हम आगे के प्रश्नों को बढ़ते हैं, यानी आज हम 61 से प्रैक्टिस अपनी शुरू करेंगे, यानी प्रश्न संख्या 61 से, यानी 61 से अब हम इन प्रश्नों को शुरू करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी मिल रही है। और ये दो चीज़ें हैं जो आपकी तैयारी को एक बेहतर तैयारी में बदल सकती हैं। एक है आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है, और दूसरा है आपको प्रैक्टिस अवश्य लगानी है, चाहे वो आपकी पेपर 2 की तैयारी के लिए हो या फिर पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए। यानी आपको प्रैक्टिस सेट दोनों पेपरों की तैयारी के लिए अवश्य लगाने हैं, और सभी सब्जेक्टों के लगाने हैं, चाहे वो आपके लिए एसएसटी हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, आपकी साइंस हो। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश भी होती है आपकी भाषा में, आपके पास संस्कृत भी होती है, कुछ बच्चों के पास उर्दू भी होती है, या फिर अपनी जो भी आपकी भाषा है सेकंड भाषा में। तो इन सब की आपको प्रैक्टिस अवश्य लगानी है। और साथ ही साथ आपको एक बेहतर तैयारी के लिए और क्या करना है कि दिल लगा के पढ़ना है। आपको कम से कम 4 घंटे की स्टडी अवश्य करनी है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। और आपको जितना भी आपने अभी तक पढ़ लिया है तो उसको रिवीजन के साथ साथ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस, ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें फॉलो कर लीजिएगा। तो चलो हम प्रैक्टिस लगाते हैं, और इसे हम ज़्यादा व्याख्या के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, आप कितने प्रश्नों के आंसर सही दे पाते हो, कितने आंसरों को, यानी कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, और कितने आंसर आपके सही जाते हैं। और कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि आज हम 30 प्रश्न फिर से सॉल्व करेंगे। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए थे। ठीक है, यानी कितने प्रश्नों का आपने आंसर दे पाया, तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चलो शुरुआत करते हैं। समय आपका कुछ ज़्यादा ही ले लिया, और नववर्ष की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? जिसने भी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं वो इन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल झट से 1 मिनट में दे पाएंगे। तो भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? आपको ये आंसर देना है 5, 6, 4 और 3। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 1, 5 वर्ष के लिए। और जिस किसी के यहाँ, यानी जो लोग गाँवों से हैं उनको पता भी होगा कि आपका जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, तो ये कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए होती है। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप बाद में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए थे। ठीक है, कितने प्रश्नों का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, स्टेशन हाउस अफसर। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। ये प्रश्न आज आपके थोड़ा राजनीति से आ गए हैं, तो इसको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। ठीक है, और ये आपका है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, यानी इसमें संशोधन करके ये मुहैया कराया गया था। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो जल्द से जल्द कमेंट करें अपने आंसरों को। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, न्यायपालिका। अगला प्रश्न देखते हैं।
थोड़ा हम इसको फास्ट ही करेंगे, ठीक है। अत्याचार निवारण अधिनियम, ठीक है, ये आपको क्या करना है। अत्याचार अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, आदिवासी एवं दलित। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका जो टाइम होता है, ठीक है, तो वो बहुत बच जाता है सीटेट के एग्जाम में। यानी आप जल्द से जल्द पेपर को सॉल्व करना सीख जाते हो। और मैं जो भी ये आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो इसका आप आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश किया करें। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हों उसे डैश कहा जा सकता है। तो इसे क्या कहा जाएगा। धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक या संघवाद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, संघवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। और जितने लोग भी हैं आप में से और जिन्होंने एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से पढ़ी हैं, ठीक है, तो वो इनके आंसर तुरंत दे रहे होंगे, ठीक है। उन्हें ये पेपर बहुत मतलब इजी लग रहा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, केवल ए केवल बी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ही नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। यानी अब शिक्षक क्या केंद्रित कर सकता है। तो कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो वास्तुशैली की चर्चा में से शिक्षक को मतलब क्या केंद्रित में लेना चाहिए, ये आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। अब है आपका अगला प्रश्न। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। यानी आपका ये शिक्षण के उद्देश्य पूछे गए हैं। यानी हिस्ट्री का आपका जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। भूतकाल में क्या घटित हुआ ये बताना, भूतकाल में ये कैसे घटित हुआ ये रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। अगला प्रश्न है। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के लिए क्या उद्देश्य होने चाहिए। देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। अब ये तो आपका नेगेटिव पॉइंट ही हो रहा है। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए, बी और डी। ठीक है, जहाँ भी बात बाहरी दुनिया से जोड़ने की हो जाए ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, और विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन का ये क्या है, कौशल मतलब विकसित करना है। बच्चा खुद से आलोचना करना सीखेगा और विश्लेषण करना सीखेगा। ठीक है, और देश के प्रति जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि भी बढ़ानी है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे तीनों कैसे हैं, पॉजिटिव पॉइंट हैं और ये आपके नेगेटिव हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। अब बात किस पर हो रही है, समानता पर हो रही है, यानी चर्चा किस पर हो रही है, समानता पर हो रही है। तो अब इसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, ये समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बी और सी। यानी अब ये क्या है कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। अब ये आपका क्या है, सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक तरह का अंतर हमें सिर्फ असमानता की तरफ नहीं ले जाता है। कुछ अंतर ऐसे हैं जो हमें समानता की तरफ भी ले जाते हैं, सम्मान भी दिलाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, ए, बी और
सी। अगला प्रश्न है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। अब सोशल साइंस का टीचर को क्या कर सकता है, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों की को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों। अब देखो, जहाँ भी बात केवल की आ जाए, ठीक है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। अब बात विद्यार्थियों को प्रेरित करने की हो रही है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। और विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ भी सकता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी ए भी आपका पॉजिटिव है और आपका सी भी पॉजिटिव है। ये दोनों आपके हो जाएंगे, ए और सी, और ये विकल्प आपका है नंबर 1, ए और सी सही है। आप जब भी प्रश्नों को हल किया करें तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को अवश्य पहचाना करें, यानी आपका जो भी पॉजिटिव पॉइंट होगा वही आपका राइट आंसर होगा। नेगेटिव पॉइंट आपका कभी भी उत्तर सही नहीं होता है। अगर आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है, तब आपका वो सही हो सकता है। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अब इसमें आपको आकलन को बल कब देना है, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। अब आकलन पे बढ़ावा हमें कब देना चाहिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। यानी अधिगमकर्ता कहते हैं शिक्षार्थी, विद्यार्थी या आपका छात्र, कि वो अपनी जो भी उसकी परिस्थितियों में, यानी वो विभिन्न दैनिक परिस्थितियों में अपनी अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, यानी वो अपनी क्षमताओं को उन्हें कैसे जोड़ सकता है, और वो जोड़ भी सकता है या नहीं जोड़ सकता है, इस तरीके का आपको मूल्यांकन करना है। द्वितीय एक स्रोत का उदाहरण है सी बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का संविधान, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, सी बेली द्वारा लिखित। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, राम सुंदरी देवी कृत आमार जीवन। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए, संसाधन संरक्षण, विकास विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, ए, बी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, यानी सक्रिय जिसमें सभी बालक सक्रिय रहते हैं, चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर करना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, यानी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। जब ये चुनौतीपूर्ण कोई कार्य बच्चा करते हैं तो वो क्या रहते हैं कि वो सक्रिय रहते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से वो प्रेरित भी अंदर से होते हैं। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। यानी आप जब भी कोई बच्चे को चैप्टर पढ़ाते हो और उसके अंत में जो प्रश्न दिए गए जाते हैं, ठीक है, तो यानी अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में कौन से कथन सही है, तो इसमें से आपको सिर्फ सही छांटने हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2, ए और बी, यानी प्रोजेक्ट कार्य तुलना विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के ये प्रकार होते हैं। और ये अवधारणाओं और अपने शब्द में बताने, यानी बच्चा अपने शब्दों में किस तरीके से बता सकता है, वाद विवाद करने के लिए प्रेरित हो सकती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम ज़्यादा व्याख्या के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं
सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा कि संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए और सी। ए और सी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव, परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा परिस्थितियों से अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? यानी बच्चों को आपको बाजार शब्द पढ़ाना है, ठीक है, तो शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी सर्वोत्तम हो सकती है? पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। मारी चौका का है ये कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ता से चर्चा कैसे करेंगे? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? ये आप फिर से एक बार पढ़ सकते हो कविता को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। राइट आंसर है आपका नंबर 3। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, ए, बी और सी, यानी ये आपके तीनों क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? यानी ग्लोब है और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, ए, बी और सी। ए, बी और सी, यानी परिक्रमण को दर्शा सकता है, जैसे उसने प्रकाश लिया है, यानी प्रकाश है ये मोमबत्ती है, ठीक है, और ये ग्लोब है, तो ये घुमा के आपको बता सकता है कि पृथ्वी इस तरीके से परिक्रमण इसका कैसे करती है। और दिन रात आपके किस तरीके से होते हैं? ऐसे ही होते हैं, यानी ये सूर्य का प्रकाश ये ऐसे ये पृथ्वी पर आता है, और इसी तरीके से आपके मौसमी परिवर्तन भी होते हैं। लेकिन वर्षा का वितरण ये आपका इससे भिन्न है। अब बात करते हैं, एक शिक्षक और के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किसी अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन हमारे पृथ्वी के अंदर। और आप पढ़ा क्या रहे हो बच्चों को? तो लोहा बनाने वाली फैक्ट्री और मालिक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए, बी और डी, यानी खनिज संसाधनों के बारे में, उद्योगों के बारे में, और हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और इससे उद्योग धंधे होते हैं, और खनिज संसाधन तो ये हमारे है ही। और लेकिन ऊर्जा संसाधन हमारा क्या है? ऊर्जा संसाधन हमारा यानी जो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ये अलग विषय है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। यानी बच्चे कैसे हैं? शहर के हैं, ठीक है, स्कूल हमारा शहर का है तो बच्चे भी हमारे शहर के ही हैं। तो वनों के प्रकार, विद्यालय के समीप वन क्षेत्र का भ्रमण आयोजन, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे छोटे समूहों में बांटना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3,
यानी विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। जब भी ये बच्चे डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे कि इस तरीके के जो भी वन है तो उनके प्रकार होते हैं। भूकंप पर चर्चा करने के दौरान व्यवहारिक कौशल उद्यमकर्ताओं में विकसित करने के शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। यानी भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल उद्यमकर्ताओं में विकसित करने हेतु, यानी बच्चों का व्यवहारिक कौशल विकसित करना है तो कौन सी एक्टिविटी इसमें सबसे ज़्यादा सही होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1980 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? तो खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का, उद्यान कृषि, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो इसमें आपका राइट आंसर है नंबर 2, मछली पकड़ने का अधिकार। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, ये लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, यानी ये विविधता का प्रतीक है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दें अपने दोस्तों को, साथ ही साथ चैनल पर बने रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4, भारत में आम चुनाव 1950 में हुआ था। ठीक है, यानी भारत का जो पहला चुनाव था आम चुनाव, तो वो कब हुआ था? तो वो 1950 में हुआ था। और ये क्या है आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें आपका पूछा गया है गलत। और जब भी आपसे गलत पूछा जाए तो इसको क्या करना है, आपको इस तरीके से अंडरलाइन कर लेना है। तो ये कुछ सीरीज़ थी, डेली ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। और एसएसटी के प्रैक्टिस सेटों के साथ साथ आपको हिंदी, ईवीएस, सीडीपी इसके भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिलता ही रहेगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।